आई केम इन टू द सर्विस बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ प्लेस सिवान। जब मैं बड़ी हो रही थी वहाँ पे, तो इट वॉज़ नॉट अ वेरी नॉर्मल अपब्रिंगिंग। वहाँ पे बहुत क्राइम था और बहुत ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हम करते हैं वो हम नहीं कर पाते थे। अगेन आई वुड लव टू कोट राहुल द्रविड़ कि ही इज़ लाइक लाइफ इज़ मोर अबाउट फेलियर्स एंड वेरी लेस अबाउट सक्सेस। एक्साइटमेंट होती ना कि अब लबासना जाएंगे, रिजल्ट आ गया। कैसा लगा आपका लबासना का एक्सपीरियंस, कैसा था? ये जो रोमांटिसिज्म है ना, ये जो हसल कल्चर जो हम प्रमोट कर रहे हैं, दिस रोमांटिसिज्म में हसल कल्चर कि ओके आई विल प्रिपेयर लाइक कंटिन्यूअसली हो रहा है, बैठ के मैं 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा हूँ तो आई विल सक्सीड। देयर आर सो मेनी वेब सीरीज बीइंग मेड, सो मेनी फिल्म्स बीइंग मेड, तो वो है। बट मुझे लगता है कि ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो। मतलब यू डोंट हैव टू बी सीरियस टू डू समथिंग, मतलब करने कोई चीज़ करने के लिए सिंसियर होना चाहिए। कि आपने एक बार इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, और नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया फिर भी नहीं हुआ, तो ये जो हम बोलते हैं कि लक या हार्ड वर्क, इसका कितना रोल होता है, लक और हार्ड वर्क? जो प्रीलिम्स अभी और इवॉल्व होते जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और हिंदी मीडियम के लिए जो ट्रांसलेशन का भी एक इशू हमेशा से रहा है, जो कि तो आप मतलब क्या एडवाइस दोगी जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स? मैनेज में मेरा ये था कि मैंने 75 डेज जो है वो 75 to 80 डेज आई थिंक मैंने आई डेडिकेटेड फॉर प्रीलिम्स ओनली। हाँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मैंने पूरी प्रिपरेशन कम्प्लीटली अपनी आइसोलेशन में करी थी। मैं अपने घर पे रहती थी। आई यूज्ड टू लिव इन नोएडा, सो आई हैव प्रिपेयर्ड पूरा वहीं पे। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है रीचा मैम। रीचा मैम ने 2019 में 274 रैंक उनकी आई थी, हिंदी मीडियम में वो टॉप थी। रीचा मैम, आपका हॉट टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक टू यू। आवर पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। बहुत साल हो गए, लेकिन हमने सोचा कि आपसे मिल लेते और आपकी जो प्रिपरेशन थी यूपीएससी की वो हमें जानना चाहती थी। रीचा मैम, आपके एक बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन क्या था? ओके, मैं बेसिकली सिवान बिहार से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की 12th तक। आफ्टर दैट मैंने बीटेक करा जयपुर से कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद से मैंने थोड़े दिन जर्नलिज्म किया था, और देन आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम के लिए। एंड 2019 में बेसिकली वी से इट इन 2020, तो 2020 में ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में 4 अगस्त को हमारे रिजल्ट आया एंड आई सिक्योर 274th रैंक। एंड आप बिहार से हो, बिहार में एक सिंड्रोम रहता है कि गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए। दैट्स ट्रू। उसका मतलब विक्टिम थी आप या फिर आपका कोई और मोटिवेशन था? एक्चुअली नहीं, मैं उस चीज़ की तो विक्टिम नहीं कहूँगी कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना। आई केम इन टू द सर्विस बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ प्लेस सिवान। जब मैं बड़ी हो रही थी वहाँ पे, तो इट वॉज़ नॉट अ वेरी नॉर्मल अपब्रिंगिंग। वहाँ पे बहुत क्राइम था और बहुत ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हम करते हैं वो हम नहीं कर पाते थे। जैसे शाम के बाद से आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, एंड देयर वाज एक फियर रहता था बहुत। तो मैंने अपने बड़े होते हुए ऐसा बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट्स देखे जहाँ मुझे लगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर सही है तो एक आम आदमी भी बहुत अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है, और अगर वो सही नहीं है तो एक आम आदमी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस सर्विस। तो आपने मतलब बचपन से देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, तो आपका कहीं पहला प्रेफरेंस आईपीएस तो नहीं था मतलब? No, I actually wanted to go into the foreign services. अच्छा। But हाँ, IAS and IPS was also not good.
मैं सर्विसेज। हिंदी मीडियम में टॉप किया जो कि मतलब ऑलमोस्ट टॉप किया जो बोलते हैं। हिंदी मीडियम में काफ़ी मुश्किल होता है एग्ज़ाम क्लियर करना, स्पेशली मतलब रिसोर्सेज के कॉन्स्टेंट्स हैं जो, और गाइडेंस की कमी है। यस। तो आपने ये अप्रोच क्या किया था यूपीएससी के लिए? और इसमें एक मतलब ये कि आपका बैकग्राउंड बीटेक था, फिर आपने जर्नलिज्म किया है, उसमें भी आई थिंक मीडियम इंग्लिश ही रहा होगा, और फिर आपने या बचपन से आपको आज कुछ तूफानी करते इट वाज़न्ट लाइक तूफानी। आई थिंक कि मुझे लगता था कि मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है लिखने वाली। बोलने में तो हम बहुत नॉर्मल शब्दों मतलब इंग्लिश ही बोलते हैं, अब कहाँ हम प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, बट लिखने में मुझे लगता था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न था कि मैंने सोचा कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूँ, बट जैसा कि आपने कहा इट वॉज अ वेरी टफ रोड। सो बहुत मुश्किल थी, रिसोर्सेज नहीं मिलते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसोर्सेज की होती है, बुक्स की होती है अवेलेबिलिटी। जैसे जिस टाइम पे मैं प्रिपेयर करती थी तो एंशियंट हिस्ट्री में उपिंदर सिंह की बुक जो थी वो इंग्लिश में ही अवेलेबल थी, तो वो हिंदी में आई थिंक जिस ईयर मेरा हुआ है उस ईयर ही वो बुक अवेलेबल हुए हैं, एंड आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट बुक। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड दैट 6,000 or 7,000 पेजेस ऑफ दैट बुक, देन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। और फिर मैं उपेंद्र सिंह की वो बड़ी हाँ दैट मोटी बुक, हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स में अब सवाल सबसे ज़्यादा हमारे टाइम पे तो उसी से आते थे, आई थिंक अभी भी है वो तो मतलब हम अभी काम करते ना, हाँ तब एग्जैक्टली। भी तो रेफर करते तो कि स्पेक्ट्रम ज़्यादा हाँ चलती है। स्पेक्ट्रम वगैरह। तो तो मैंने वो कभी आपने नहीं पढ़ी? पढ़ा स्पेक्ट्रम। अरे उन्होंने सबसे बड़ी जो पढ़ी थी उपेंद्र सिंह। सो दैट वाज द रीज़न। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और सक्सेस रेट भी कम है, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आप जिसमें कंफर्टेबल है, यू बिलीव कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, उस भाषा को आप चुनिए। बिकॉज फॉर मी भाषा एक तरह का माध्यम होता है जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो अब बिकॉज ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें आप ऐसे लिखते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे में अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे जिस भाषा में या जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, ऑप्ट फॉर दैट। तो इसमें आपने ग्रेजुएशन में इसमें तो सब इंग्लिश में किया था, उसमें Yes. आप कंफर्टेबल नहीं थी क्या? आई वॉज कम्फर्टेबल। मैंने जैसे बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। रीज़न बिहाइंड, मेरे फैमिली में 2 पीढ़ी से लोग हिंदी के प्रोफेसर हैं। सो दैट वाज द वन ऑफ द रीज़न कि मैं बहुत मतलब बातचीत करने में भी कोई हिंदी का कविता से बीच में कविता आ गई, या बीच में कुछ मानस के छंद आ गए या ऐसे आ गए, तो बहुत नॉर्मल हो जाता है कन्वर्सेशन करना, बातें करना। तो मुझे लगता था कि वो मेरा एक प्लस पॉइंट है, एंड वन ऑफ द रीज़न वाई आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन एसे ऑल्सो, बिकॉज हाँ आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन एसे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मतलब एकमात्र कोचिंग है जो मोनोपोली रखती है, दृष्टि आई एस, तो आपने मैम वो ज्वाइन किया था या कोई और coaching? नहीं, मैंने कोई भी क्लासरूम प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया, दृष्टि आईएएस मैंने नहीं ज्वाइन किया था। मैंने 2019 में जब 2018 का जो एग्ज़ाम था, आई एक्चुअली ड्रॉप्ड। मेरा मतलब 2017 के एग्ज़ाम में मैं मेंस तक पहुंची थी, बट मेरा हुआ नहीं। तो आई वाज वेरी मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ लैक है मेरी प्रिपरेशन में। सो लकली उस टाइम पे जो फर्स्ट रैंकर थे अनुदीप सर, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, तो ही ऑल्सो ड्रॉप्ड ना, एक बार उन्होंने एक अटैम्प्ट ड्रॉप किया। तो आई थॉट कि वाई मैं अपने आप को इस साइकिल में लगातार कंज्यूम कर रही हूँ। आई थिंक मे बी आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक सो दैट मैं अपना और प्रिपरेशन इम्प्रूव करूँ, इन्हांस करूँ एंड कम्पीट करूँ। तो मैंने वो ड्रॉप किया। उस टाइम पे मुझे फोरम आईएएस में मेंटर गाइडेंस प्रोग्राम था, उसका पता चला। सो आई कॉन्टेक्टेड आयुष सर, एंड हैप्पीली एंड लकीली उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, और मेरे आंसर्स जो भी मेरे क्वेश्चन पेपर होते थे, दे यूज्ड टू चेक एंड गिव मी गुड मार्क्स। तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा, एंड उन्होंने काफ़ी मेंटर किया मुझे। हिंदी मीडियम के लिए फोरम आईएएस में भी? हाँ। अच्छा। इसमें एक एसओपी होती है ना, जो न्यू एस्पिरेंट्स आते हैं, आपने भी 17 में स्टार्ट किया, तो कि पहले आते तो कोचिंग लगानी पड़ती है, सब उसके पीछे होते हैं। आपने कोचिंग नहीं लगाई, आपने एक मेंटरशिप का ऑप्शन चूज़ किया। Yeah. वो मतलब कैसे दिमाग में आया कि मुझे कोचिंग नहीं लगानी या मेंटर मुझे हेल्प कर सकता है? मुझे ऐसा लगता था कि चूँकि जो मेरा पढ़ने का या तरीका था, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बहुत लैक करती हूँ। मुझे लगता था कि मैं खुद से सेल्फ प्रिपरेशन अच्छे से कर सकती हूँ। सो मैंने जैसे 2017 में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, सो आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल माई जीएस। ठीक है, एक पेपर में थोड़े से कम मार्क्स थे, बाकी नंबर्स मेरे काफ़ी अच्छे थे। और
बस थोड़ा बहुत मुझे और गाइडेंस की ज़रूरत थी, बिकॉज मैं तब तक प्रिपरेशन बिल्कुल खुद के लेवल पे ही कर रही थी, कहीं कभी मैंने किसी कोचिंग को में नहीं गई देने के लिए. देन एट दैट टाइम आई थॉट कि नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं करूँ, कहीं ना कहीं किसी को कांटेक्ट करूँ. और लकीली वही न्यूज़पेपर में ही मैंने देखा उनका एडवर्टीज़मेंट, और फिर मैंने भी नहीं देखा, वो मेरे भाई ने देखा. एंड देन ही टोल्ड मी कि ये है, लेट्स अप्लाई, इस पर पूछते हैं, एक बार बात करते हैं. तो हम लोगों को भी पता नहीं था कि मतलब हो ही जाएगा, ले ही लेंगे मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स वाई एनी इंग्लिश मीडियम कोचिंग विल एक्सेप्ट कि आपकी हिंदी में कॉपीज चेक करेंगे. लेकिन वो पेड था ना, मतलब हिंदी मीडियम का था लेकिन पेड. या इट वाज पेड, नॉर्मल, Okay. बिल्कुल नॉर्मल था. बट आई वाज द ओनली वन हु वाज राइटिंग ऑल दोज पेपर्स इन हिंदी. सो हाँ, it was. तो इसमें एक मतलब जो सिलेक्टेड वगैरह कैंडिडेट्स थे उसका आपको कुछ जो आपके कॉन्टेक्ट में बिल्कुल नहीं थे, बस आपके ये एक मेंटर था वही था. हाँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था. मैंने पूरी प्रिपरेशन कम्प्लीटली अपनी आइसोलेशन में करी थी. मैं अपने घर पे रहती थी. आई यूज्ड टू लिव इन नोएडा, सो आई हैव प्रिपेयर्ड पूरा वहीं पे, और मैं किसी के टच में नहीं थी. आई थिंक इंटरव्यू में 1-2 लोगों से जो मिली, मैं उनका सिलेक्शन हुआ. सो दैट वाज माय इनिशियल कॉन्टैक्ट किसी के साथ जो इस्टेब्लिश हुआ. और इसमें एक कि आपने जो अभी जॉब किया था पिछला, और ये प्रिपरेशन, उसकी कुछ हेल्प हुई थी आपका? हाँ वाइड हुआ था मतलब? हाँ एग्जैक्टली. मुझे हाँ न्यूज़पेपर. हाँ, क्योंकि आप जर्नलिज्म का किया था आपने. हाँ, उससे बहुत असर होता है. मतलब मुझे फ़ायदा हुआ था. क्योंकि हमारी एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, मुझे लगता है वो डेवलप हो जाती है. क्रिटिकल थिंकिंग है, एंड ऑल्सो आई थिंक दिस एग्जाम इज़ मोर अबाउट, मतलब कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, आप कितना इंजॉय करते हो. एग्ज़ाम आपको बहुत कुछ सिखाता है, ये मुझे ऐसा लगता है. और आई यूज़ टू रीड. मैं जब सिवान में हम रहते थे, तो आई रिमेंबर हम जब छोटे थे तो मेरे घर में एक दिन पुराना द हिंदू आता था, क्योंकि सिवान में उस टाइम पे उस दिन का पेपर नहीं मिलता था. सिवान बाय द कहाँ? यूपी? बिहार. सर बिहार में कौन से पार्ट वाले? ईस्टर्न से. हाँ, बिल्कुल यूपी से बॉर्डर से लगा हुआ. तो हमारे एक दिन पुराना द हिंदू आता, तो वो भी मेरे घर पे आता था. मेरे घर पे आज भी 1991, 92, 93 के इंडिया टुडे ऐसे स्टैक में लगे हैं, रीडर्स डाइजेस्ट. तो वो बहुत था उस तरीके का, क्यूरियोसिटी वगैरह तो रहती थी मुझे कि जानने का हर चीज़ों का. तो उसने बहुत हेल्प करा मुझे इस एग्ज़ाम में. हाँ, आपने जो मतलब प्रीलिम्स तो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जैसे आपने उसके लास्ट अटेम्प्ट में जो ड्रॉप लिया वो तो उसमें बाद में हुआ. मतलब ओके. स्टार्टिंग में क्या हुआ था? Starting में I failed by 2 marks in prelims, and that was the time when I was पेपर like, 1 हाँ paper 1 not क्योंकि I अभी never failed in paper 2. वो भी चोट. क्योंकि आजकल ज़रा अलग चीज़ें चल रही है. Exactly. मुझे लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने ऐसा बोला कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं एंड मैथ्स ऑप्शनल है, इवन हाँ उन्होंने नहीं क्लियर किया. आजकल ज़रा अलग चल रहा है. आपको बता दो, ज़रा अलग चल रहा है. क्लैरिफाई करना पड़ता है. पहले यही होता था ना, क्लियर नहीं हुआ मतलब पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ, हाँ. पेपर 2 तो क्लियर ही हो जाता नहीं, है. मेरा ऐसा हुआ था कि 2016 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो आई मिस्ड कट ऑफ मार्क्स बाई 2 मार्क, 2 नंबर से रह गया था मेरा प्रीलिम्स. एंड मतलब मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो मेरे 2 नंबर किस क्वेश्चन से आ सकते थे, और मैंने पता नहीं क्या सोच के उसको सी की जगह डी फिल कर दिया था ओएमआर में. तो वो रिग्रेट मुझे बहुत था. तो आई वाज लाइक कि इस बार तो मेरे को कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर, 20 तो ज़्यादा ही चाहिए, 25 तो ज़्यादा ही चाहिए. सो आई प्रिपेयर्ड इन दैट मोड ओनली. इस बार फॉरेस्ट भी क्वालिफाई करूँगी. फॉरेस्ट तो क्या ऑप्शनल की वजह से आई वाजंट एबल टू क्वालिफाई, कि अब मुझे मतलब प्रीलिम्स में नहीं लटकना. सो आई प्रिपेयर्ड बहुत रिगरसली प्रीलिम्स के लिए. तो ये प्रीलिम्स में जब आप लटकी थी तो नहीं लगा आप कोचिंग की तरफ जाना चाहिए? नहीं, कोचिंग की तरफ मतलब मैं तो टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज लिया मैंने. मैंने इनसाइट का लगाया टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का मैंने इसका भी लगाया, फोरम आईएएस का लगाया, और मैंने विजन का भी लगाया. सारे ले लिए थे. अब कुछ रिस्क ही नहीं चाहिए. मुझे रिस्क नहीं चाहिए था. बहुत बहुत हर्ट हुआ था. 2 नंबर से रहना इज वेरी पेनफुल. मैंने ऐसे पॉइंट नंबर से भी देखे लोग जो रहते वो तो बहुत रिग्रेट कर रहे थे. हाँ एक्चुअली. हाँ, तो यही है मेरा क्वेश्चन कि जो प्रीलिम्स अभी और इवॉल्व होते जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. और हिंदी मीडियम के लिए जो ट्रांसलेशन का भी एक इशू हमेशा से रहा है, जो कि तो आप मतलब क्या एडवाइस दोगी जो
स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स। हाँ, लेकिन आपने प्रीलिम्स में किस में दिया था? इंग्लिश में पढ़ती थी या हिंदी में? इंग्लिश में। आई ऑलवेज, वो लिखा भी होता है पेपर में ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो उसका इंग्लिश वो वर्जन है उसको आप उस पर ट्रस्ट करिएगा। क्योंकि हिंदी में एक बार किस्सा सुनने में आया था कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो लगता था कि गूगल ट्रांसलेट से आ गए हैं, तो डेफिनेटली कभी नहीं ट्रस्ट कर उसके ठीक होते हैं ट्रांसलेशंस, बट अगर डाउट है तो रेफर फॉर दैट। लेकिन फिर बहुत मुश्किल नहीं हो जाता ये? मतलब प्रीलिम्स काफ़ी लेंदी पेपर होता है। हाँ। जैसे हम लोग इंग्लिश में ही देखते हैं तब भी हमारा टाइम काफ़ी। मैंने तो इंग्लिश में ही दिया प्रीलिम्स का पेपर, मैंने कभी हिंदी की तरफ देखा, मतलब हिंदी में नहीं ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा। मॉक्स भी तो सारे इंग्लिश में ही देती थी। कमांड कमांड काफ़ी अच्छी थी ना इंग्लिश में, जो एकदम प्रॉपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। ये मैं के लिए मतलब अलग लग रहा है कि हिंदी पे भी कमांड है, इंग्लिश पे भी कमांड है। हाँ, लिखने में। वही है। तो इसमें आपने जब प्रीलिम्स का ये हुआ तो आपका सीसेट का कभी प्रॉब्लम आपको लगा था कि उस टाइम, क्योंकि तब सीसेट जो था इवॉल्व हो रहा था एग्जैक्टली। मैंने सीसेट को बहुत हल्के में कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें लटकना नहीं है। ऐसा होता ना कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और प्रिपेयर नहीं करते, वो नहीं किया मैंने। पर मैं सीसेट ने लकली मुझे कभी उतना परेशान नहीं किया। आई ऑलवेज स्कोर्ड गुड मार्क्स, डिसेंट मार्क्स। मैं ये नहीं बोलूँगी 140 150 है, डिसेंट एनफ, एंड आई क्लियर्ड इट। हर बार मेरा अटेम्प्ट में सीसेट तो निकला है, और हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो मैं अभी एडवाइस करूँगी, बिकॉज आई थिंक कि जो लेवल सीसेट का होता जा रहा है जिस तरीके से, नाउ इट्स बेटर कि आप 2 महीना 3 महीना पहले से प्रीलिम्स के एटलीस्ट डेली 2 घंटा कुछ तो लगा लो, क्वांट्स है या वर्बल नॉन वर्बल या वॉट एवर यू फील कि यू आर लैकिंग, और अगर टेस्ट सीरीज भी है तो ले लेना चाहिए। एक मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि मैम ने बहुत डिटेल में प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कवर की है दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे। हम लोग वो वीडियो यहाँ पर पिन कर देंगे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, फिर भी अब बहुत दिन हो गए, आप एक शॉर्ट इंसाइट दे देंगे कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब पढ़ना तो था, मतलब आपका एक रिसोर्स कंस्टेंट था, वो था, लेकिन आपने कैसे मैनेज किया फिर? मैनेज में मेरा ये था कि मैंने 75 डेज़ जो है वो 75 to 80 डेज़ आई थिंक मैंने आई डेडिकेटेड फॉर प्रीलिम्स ओनली, बिकॉज जब नहीं हुआ था तो आई थॉट कि मुझे देना है अच्छे से। तो लास्ट के 70? हाँ, लास्ट के 3 महीने एग्जैक्टली होता है आजकल 5 महीने 5 महीने। हाँ, ओह दैट्स डबल। पहले सीसेट को 1 वीक था, एक महीना हो गया। हाँ नहीं, अब पूरा साल हो गया पूरा साल प्रॉपर कोचिंग बूढ़े हो गए, इसका मतलब दिस एग्जाम हैज चेंज अ लॉट। नहीं, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत नीचे आ रहा है, 80 के आसपास अभी टच कर रहा है, बहुत कम है। कट ऑफ, हाँ 80 82 है, हाँ ऐसे जा रहा है। पेपर्स हैव बिकम डिफिकल्ट। मैंने लास्ट ईयर का देखा था कि उसमें आपको कोई भी ऑप्शन गलत नहीं करना है, ए बी, हाँ 1 ओनली 2 ओनली वो वाले आ रहे हैं। पेपर बहुत डिटेल्ड हो गया है। हाँ डेफिनेटली, वो हमारे टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। 16 का पेपर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये पेपर तो कितना इजी था, फिर 17 तो 16 में करंट अफेयर्स का मुझे लगता है एक विजन के मैगजीन का पूरा बहुत कहता आया है, था। हाँ, वो आया था। एंड मैंने थोड़ा सा ना पता नहीं क्या ही किया था। हाँ खैर मुझे याद भी नहीं है, बट आई रिग्रेटेड तो हुआ था। हाँ आई रिग्रेटेड इट। लेकिन अभी यहाँ पे हूँ ठीक है। तो यस, अब मैं बोलूँगी कि नहीं भाई सीसैट को हल्के में मत लो। अगर ऐसा आप बोल रहे हो कि साल भर लग रहा है तो आई थिंक 3 महीने तो ले ही लो। मतलब 2 months आर एनफ। 2 महीने एक्चुअली जो कैट में भी जो प्रिपेयर करती है, जो आईआईटी के जो लोग होते हैं ना, वो भी उनकी भी क्लियर नहीं हो रही, उनको भी डिफिकल्ट भाई जा रहा तो है। भाई तैयारी करो ढंग से। अगर सीसैट इतना टफ हो रहा है तो आई थिंक यू नीड टू गिव अ प्रॉपर मतलब टाइम। जैसे पहले मेंस में करते थे ना कि मेंस के लिए क्योंकि ये रैंक देता है, Exactly. प्रीलिम्स में भी उतना ही हो गया कि देने का मौका देता है। कि नहीं तो नहीं, UPSC has changed this हाँ, game. बहुत चेंज हो गई है। Okay. तो एक आपका वो हम भूल जाएंगे, एक इनसाइट। हाँ आपका ओके क्या? सो मेरा ऐसा था, और आपके क्या चैलेंजेस भी क्या आए थे? मेरा ऐसा था कि स्टैटिक पार्ट जो था वो मैंने सारे, हम सब जानते हैं कि पॉलिटी हमें लक्ष्मीकांत से करना है, और ज्योग्राफी हमें जेसी लियोन, ओके सॉरी जेसी लियोन, एंड NCERT 11th and 12th ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अभिजीत सिन्हा सर थे, उनके नोट्स बड़े अच्छे थे। उनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। तब तो मृणाल के हिंदी के भी आते थे आई थिंक। हाँ मृणाल के वीडियोस तो एपिक हैं, उनको तो देखिए। बट साथ में मैंने अभिजीत सिन्हा सर के, हाँ वो मैंडेटरी है, वो नहीं भूल सकते। एंड इकोनॉमिक्स के लिए
देर इज़ वन वेरी गुड बुक आई हैव स्टडीड फॉर इकोनॉमिक्स, मतलब अगर आप ऐसे के लिए चाहते हो, मतलब प्रीलिम से मैं थोड़ा हट रही हूँ। देर इज़ अ कौशिक बसु की एक बुक थी उस टाइम पे, आई थिंक अब पता नहीं इतना वो चलती है या नहीं चलती है। तो देयर वर टू बुक्स, वन वाज अमर्त्य सेन का एंड द सेकंड वन वाज कौशिक बसु का। वो इंडिया की पूरी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है फ्रॉम 1947 टू टिल 2010 और 2015 तक, तो उस पे है वो। तो उसमें सारे जितने भी इकोनॉमिक हमारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर वाइज क्या चैलेंजेस थे, क्या कैसे कैसे रिफॉर्म हुआ है, तो बहुत अच्छा कवर किया। सो लाइक ऐसे काइंड ऑफ थिंग, तो वो एक था मेरे पास। एंड ऑफ कोर्स ये सारे करंट अफेयर्स मटेरियल्स तो आप पढ़ते ही हो। शंकर IAS फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ओनली, आई डोंट नो अभी कुछ बदला है। अभी चल शंकर रहा है, IAS मतलब स्टैटिक के लिए चल रहा Okay, है, static. एनवायरनमेंट भी बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन चल रहा है। चल रहा है। साइंस के लिए NCERT, हाँ। और क्या रह गया, हिस्ट्री वाज माय ऑप्शनल, सो आई नेवर डेडिकेटेड एक टाइम की मुझे हिस्ट्री के लिए ये चाहिए, बट आई विल रेफर कि हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मुझे लगता था कि शेखर बंदोपाध्याय की अच्छी थी बुक। काफ़ी कॉन्साइज है और बहुत मल्टीपल सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं। सो और उस टाइम पे आते भी थे काफ़ी क्वेश्चंस से शेखर बंदोपाध्याय की, प्लासी टू पार्टीसन जो था। एंड एंशंट के लिए ऑफ कोर्स मैंने मतलब मैंने उपेंद्र सिंह पे काफ़ी ट्रस्ट किया और मुझे काफ़ी हेल्प भी मिला, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और एंशंट हिस्ट्री का वेटेज अचानक से बढ़ गया था। हाँ। सो इट हेल्प मी अलॉट। सो बट मैं ये कहूँगी कि जिसका ऑप्शनल नहीं है वो 6000-7000 पन्नों की बुक्स पे क्यों ही अपना आपको टाइम वैसे टाइम कितना लगा था वो पढ़ने में? कितने दिन लगे थे? 6 नहीं कंटिन्यूसली क्योंकि पढ़ा है मैंने। लक्ष्मीकांत तो पढ़ने में आई थिंक 1 महीना तो लग जाता है अगर पूरी। हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत लेंदी है। हाँ। बहुत लेंदी है, यस। एज एन ऑप्शनल, इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री तो आप आई थिंक मत लेना, हाँ, कभी मतलब मत जो लेना। वीडियो देख के हमें लगता है ना यार मुझे इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री, वो अलग होता है ना जब पढ़ने लगते हो तो। एग्जैक्टली नहीं, उसमें भी इंटरेस्ट आता है। मैं तो पढ़ती रहती क्योंकि थी, फिर आपको था ही पढ़ा मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ये चीज़ है, अच्छा मैं इसको गूगल भी कर लेती हूँ। सो आई यूज टू मतलब ये बुक्स पढ़ने के अलावा मैंने एक विद्यामित्रा जो है ना, ई ज्ञान कोश, उसके वीडियोस आते हैं। तो स्पेशली मेडिएवल हिस्ट्री में ये होता था कि बहुत अच्छे जो जिन चैप्टर्स जब मतलब जैसे क्वेश्चंस आते थे ना, वो मेडिएवल हिस्ट्री का कंटेंट बुक्स में नहीं मिलता था। तो आई रिलाइड सोलली ऑन दैट विद्यामित्रा का ई ज्ञान कोश का जो वीडियो होता था। लेकिन इतना हिस्ट्री का बोरिंग भी होता था। या फिर कंफ्यूजन नहीं होता था? इट्स नॉट बोरिंग। अरे उनको नहीं लगेगा। भाई मैंने भी देखा था वो का। अच्छा, वो मोनोटोनस चलता Feudalism and all, go for those chapters. मतलब मेरे लिए था of course. लेकिन इतना पढ़ने के बाद हिस्ट्री के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं होता था प्रीलिम्स में कि यार मैंने ना हिस्ट्री वाज माय सेवियर। अच्छा वही सेव है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँगी कि ऐसा होता है कि जो आपका ऑप्शन होता है या जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको बहुत कमांड है, तो प्रीलिम्स में ऐसा होगा कि उसके 15 में से आपको 8-9 सवाल ही आएंगे, वो 4-5 सवाल नहीं आते। तो ना उसके लिए बहुत इमोशनल नहीं होना कि नहीं मेरे को ये 5 सवाल तो करने ही है। मैं बताता हूँ इमोशनल के साथ never become that- इमोशनल क्यों होता है मैं बताता हूँ कि वो एक तो संस्कृत वाले वर्ड होते हैं ना, हमें लगता है ये तो मुझे पता, इसका मीनिंग ये निकलेगा, निकलता है दूसरा ही नहीं निकलता है, Exactly. उसमें वो चले जाते नहीं होना चाहिए। आई डिड दैट मिस्टेक इन माय अच्छा। प्रीवियस अटेम्प्ट। सो वन थिंग आई डिड इन बाद के मेरे अटेम्प्ट में कि मैंने अपने आप को इमोशनली कट किया कि भाई अगर ये नहीं आता तो मतलब नहीं आता, ठीक है। ऑप्शनल में बहुत अभी तुम्हारा वाइड है और पॉसिबल है कि तुम्हें नहीं आएंगे। 5-6 क्वेश्चंस जो पॉलिटी के हैं या फिर तुमको लगता है कि हिस्ट्री के हैं या इकोनॉमिक्स के हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अच्छा एरिया है। और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करती थी प्रीलिम्स में। सो देयर वाज वन, हाँ दिस इज स्ट्रैटेजी विच आई डिड कि मैं एग्ज़ाम प्रीलिम्स के पहले 3 महीने पहले मैं मॉक पेपर लगाती थी, ठीक है, एंड मॉक टेस्ट पेपर्स लगाती थी एंड देन आई यूज टू रिव्यू माई टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो आई यूज टू राइट इट डाउन कि कौन से मैंने सिली मिस्टेक्स करे हैं या कौन से क्वेश्चंस जो था वो मुझे नहीं आता था, लैक ऑफ इसमें इमोशंस में बह गया। हाँ मतलब ये सब चीज़ें, सो दैट कि वो एक्चुअली आपको प्रिपेयर करता है मेंटली उस दिन के लिए। और मैंने मेरा आई थिंक 80 और 81, 82, 78 इतना ही क्वेश्चंस मैं टच करती थी। तो मेरा गलत जो सवाल होता था मैं उसको कम करने का ट्राई करती थी और सही सवालों को मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करती थी। आपका कोई ऐसा मेथड था कि एक राउंड्स में एक राउंड यस यस यस, दिस आई यूज टू डू कि फर्स्ट राउंड में 100% मुझे जो आता था मैं उन क्वेश्चंस को ही OMR शीट में फिल करती थी। उतने एवरेज उसमें कितने हो जाते थे? लास्ट 100% में आई रिमेंबर इट वाज वेरी लो था, आई थिंक 35 या 38 होगा, बिकॉज दैट पेपर वाज रियली रियली टफ। क्योंकि ये सबको लगता है ना कि यार मुझे 30 या 40 आ रहे हैं और वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो होना है दिस एग्जाम इज मोर अबाउट आई थिंक दिस मेंटल वाला थिंग, बिकॉज ना
कई बार ना ऑप्शनल अपने आप में भी आंसर देने लगते हैं, ऑप्शंस जो होते हाँ, हैं हाँ। उनसे जवाब मिलने लगता है अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो। हमारा क्या होता है, हम इस एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं, वो नहीं होना है, तो वो नहीं करना। एक बार में अगर 35 आते हैं तो वाह, वी आर बहुत ही अच्छा पढ़ा मतलब है। सब लोगों का उतना ही, अगर सबको डिफिकल्ट जा रहा है तो सबको ही जा रहा है। सबको डिफिकल्ट जा रहा है, ये नहीं सोचना कि मेरा डिफिकल्ट जा रहा है। और ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो भाई कि मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मैं इतना खराब नहीं कर सकता हूँ। सो यू शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस। फिर ये कॉन्फिडेंस प्री से कंटिन्यू करते हुए मेंस में ले जाना, मतलब काफ़ी हेक्टिक टास्क हो जाता है वो 3 महीने में मेंस का, फिर पूरा रिवाइज करना ऑप्शनल के साथ। एग्जैक्टली मेंस का प्रिपरेशन इज लाइक, और ये सब आपने घर पे रह के किया है हाँ, नोएडा? I would really like to thank my family and especially my भैया, because I used to live with my elder brother and भाभी, so उन दोनों के साथ ही रहती थी मैं, and they have provided me everything। मतलब खाना मैं अच्छा मिलता, पहले तो खाना हर तो चीज़ अच्छा मिलता था, खाना कपड़ा जो भी तुम्हें चाहिए। इनफैक्ट अगर मेंस के टाइम में ऐसा होता था कि मेरे पास टाइम नहीं है जाके कुछ ले आने का, पेन खत्म हो गए हो गए, दे यूज्ड टू गो एंड ले आते थे मेरे लिए, तो था मतलब काफ़ी अच्छा। पर ऐसा नहीं है कि घुसे ही रहना भाई, मैं ब्रेक लेती थी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू शुड टेक अ गुड ब्रेक। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया पढ़ाई, तो थोड़ा टाइम आउट ले लो। मतलब हाँ हाँ, एक चीज़ थोड़ा बर्न आउट हो जाता है एक। बर्न आउट हो जाता है। मतलब यू डोंट हैव टू बी सीरियस टू डू समथिंग, मतलब करने कोई चीज़ करने के लिए सिंसियर होना चाहिए, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू आर सिंसियर इन योर एफर्ट्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या डिफरेंस है मैम इन दोनों में? सीरियस होने में मतलब कि मैं एकदम सीरियस हो कि नहीं, मैं तो जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करूंगा मैं तो कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा और कौन से एकदम फेस्टिवल में बंद कर पार्टिसिपेट लूंगा। नहीं हाँ, किया? जैसे पापा आते हैं तो बुक खोल दूंगा। दैट यू डोंट हैव टू डू। सिंसियर माने कि ठीक है, दिन भर में 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, मुझे पता है कि मैंने ठीक पढ़ा है। मतलब क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। सो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मतलब आपका मेंस का प्रिपरेशन में मूव होने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप ORN से ज़रा अलग रही, मतलब उस सिचुएशन वहाँ पे नहीं रही थी आप नोएडा में। उसका कुछ फ़ायदा आपको लगता है जब आप आउटसाइड मतलब बाहर से देखती है कि मुझे फ़ायदा हुआ? क्योंकि ORN में आप जाती है, बहुत टेम्पटिंग होता है, एक न्यू मटेरियल आया होता है हमेशा। कोई बोलते हैं अरे ये भी आया तूने पढ़ा, तो हमें लगता है यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा, अब मेरा कैसा होगा? आपको ऐसा कभी फील हुआ था कि फ़ायदा हुआ मेरा नोएडा में रह के? क्योंकि दोनों है, आई थिंक बोथ साइड्स हैं। एक तो ये है कि ठीक है, इस तरह का प्रेशर तो डेफिनेटली आई नेवर हैंडल्ड कि पीयर प्रेशर है कि वो पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रही, या फिर वो मटेरियल पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रही, या उसके उतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे। तो आई वाज लाइक मेरा किसी से कंपटीशन नहीं था, मुझसे ही था। सो दैट वाज गुड फॉर मी। एंड सेकेंड थिंग, मुझे लगता है ये होता है कि लोग कहते हैं कि ग्रुप स्टडी का फ़ायदा होता है, और मे बी अगर आप 4-5 का ग्रुप है, मे भी किसी का कोई ऑप्शनल या कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, तो वो हेल्प करता है। अगर आपको हेल्प चाहिए कि उस सब्जेक्ट में, तो वो बंदा इज़ देयर, ही विल हेल्प यू एंड शी विल हेल्प यू। सो दैट थिंग वो मेरे साथ नहीं थी। सो वहाँ पे डेफिनेटली कभी कभी फील होता था। और बट क्योंकि ठीक है, मेंटल आजकल ये क्वेश्चन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर एक कोने से इंडिया के लोग एग्जाम देते हैं, कोई मणिपुर से दे रहा है, कोई हाँ, तमिल, exactly. तो उनको ये ज़रूरी नहीं ना कि दिल्ली में आके नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस एग्जाम का सिनेरियो हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। आई थिंक आफ्टर 2013 दिस सिनेरियो हैज़ चेंज कि यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट दिल्ली में आके ORN में बैठ के आपको तैयारी करनी है। आई थिंक सिलेक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत लोग घर से ही पढ़ाई करते हैं, या बैंगलोर हैज़ इमर्ज्ड एज अ न्यू सेंटर, पुणे मतलब रीजनल सेंटर तो रीजनल सेंटर से आप, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चाहिए क्लासरूम प्रोग्राम करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर, देन डेफिनेटली आप जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई विल बी एबल टू प्रिपेयर ऑन माई ओन, थोड़ा बहुत जहाँ लैग करूँगी वहाँ पे मुझे ज़रूरत है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आप घर पे कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को कैसे लेते हैं। इट टोटली अप टू दैट पर्सन, इट्स टोटली अप टू दैट पर्सन कि वो कैसे लेता है। लेकिन इस सब ये जो कोचिंग के अब बहुत सारी कोचिंग भी ऐसे दिखाती है कि दिल्ली में आना ज़रूरी है या ये, बिल्कुल नहीं। तो इस सब के बीच में एक वाइज डिसीजन या सोच समझ के डिसीजन कैसा लेना चाहिए? रीजनल सेंटर्स भी रीजनल सेंटर्स है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अप्रोच क्या होना चाहिए मेरे पढ़ाई के भाई लिए? इस एग्जाम को देना है, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि मुझे दिल्ली में आके ORN में बैठ के तैयारी करनी। ये मैं एक बात बोलूँगी, ये जो रोमांटिसिज्म है ना, ये जो हसल कल्चर जो हम प्रमोट कर रहे हैं, इस रोमांटिसिज्म में हसल कल्चर कि ओके आई विल प्रिपेयर लाइक कॉन्टिन्यूसली ORN में बैठ के मैं 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो आई विल सक्सीड। देयर आर सो मेनी वेब सीरीज बीइंग मेड, सो मेनी फिल्म्स बीइंग मेड, तो वो है। बट
बट मुझे लगता है कि ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है, अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, अपना कंफर्ट जोन है, और आपका अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है प्रिपेयर करने का। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे के तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन इस जो भेड़ चाल है अभी जो चल रही है, मिसगाइडेंस चल रहा है, तो आपने जो रास्ता तरीका मतलब चुन लिया था कि मैं यहाँ पे रह के पढ़ूंगी, वो आप कैसे मतलब किसी को बताओगे कि मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा बहुत कंफर्टेबल थी इस चीज़ के साथ कि मैं खुद से कर लूँगी। मतलब मुझे ये था कि मैं जहाँ पे लैग करूँगी, डेफिनेटली आई वाज लैगिंग, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर फोरम IAS, एंड हिस्ट्री के लिए आई ऑप्टेड फॉर रजनीश सर का टेस्ट सीरीज़। तो वो मुझे था कि कोई एक इवेलुएट करके मुझे बताए कि हाउ आई एम, कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ या कौन सा मेरा पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा GS1 है तो हिस्ट्री मेरा स्ट्रेंथ है, बट हो सकता है सोसाइटी मेरा बहुत अच्छा ना हो, तो वो मैं वहाँ पे लैग कर रही हूँ, यहाँ पे क्या ऐड करूँ। तो इन चीज़ों के लिए एक मेंटोर चाहिए था, वो मुझे मिला। तो वो तो है सुविधा हर किसी को ऑनलाइन। हम ये कमियां जो है ना, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कमियां बताने में। बिल्कुल। काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं कि हम 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते वो ये भूल जाते हैं कि टेस्ट लगा सकते हैं हम लोग। अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज़ का कितना सिग्निफिकेंस है आपके अकॉर्डिंग? बहुत है। टेस्ट सीरीज़ एक्चुअली आपको बताता है कि आपके प्रिपरेशन में कौन सा एरिया है जहाँ पे आप चूक रहे हो, कहाँ पे आपकी तैयारी जो है वो बाकी जगहों से कम है। आपका एक एरिया हो सकता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो, लेकिन वही सेकंड एरिया जो होगा, हमें क्या होता है ना कि हमें लगता है कि जो हमारा मतलब स्ट्रेंथ बन जाता है जो सब्जेक्ट, उसको हम क्या करते हैं, हम लगातार उसी को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, मैं कहूँगी कि मैं जैसे सोसाइटी नहीं पढ़ना चाहती थी उतना, या फिर GS पेपर 2 में दैट NGO वाला इंटायर टॉपिक, सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, ये पॉलिटी पढ़ लेते हैं, इधर का ये पढ़ लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ की वजह से ही ये हुआ मुझे कि पता चला कि नहीं, मुझे इन चीज़ों पे भी थोड़ा पढ़ाई करनी है, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि यू विल स्कोर अगेन बिटवीन 70-80, तो 70-80 से थोड़ा और अच्छा स्कोर, बिकॉज रैंक लाने के लिए नीड टू स्कोर कहीं ना कहीं एक थ्रेशोल्ड से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हर टॉपिक आए, और उसमें टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई हमारी, कि आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, स्पेशली आप हिंदी मीडियम की, तो वो चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, सब्सटेंशिएशन करते हैं, काफ़ी ब्रीफ में लिखते हैं और ऐसे आंसर लिखते हैं। हिंदी मीडियम में मैंने देखा है कि कॉम्प्रिहेंसिव बहुत लिखते हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन ये फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और सब्सटेंशिएशन ये सब रह जाता है, जिसके कारण उनके मार्क्स भी काफ़ी कम आते हैं। आपने ये कैसे ओवरकम किया? उसके लिए सबसे ज़रूरी तो था कि मैं जो टॉपर्स की आंसर शीट थी, दैट आई यूज टू देखती थी मैं काफ़ी। टॉपर्स मतलब हिंदी टॉपर्स ही, नहीं, इंग्लिश ही? मैम तो काफ़ी प्रोफिशिएंट थी इंग्लिश में। नहीं मतलब दोनों ही देखती थी मैं। लेकिन तो मतलब मेरे टाइम पे आई थिंक इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छे टॉपर्स के आंसर शीट्स जो है वो विजन IAS में अपलोड होते थे और फोरम IAS में, तो मैं उनको देखती थी, उनसे काफ़ी पता चलता था कि हाउ यू शुड अप्रोच योर आंसर। फॉर एग्जांपल जैसे GS3 का है, तो अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो आप डेटा से स्टार्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे को कोट करके या किसी सर्वे को कोट करके, NSSO या ILO जो भी है। और GS2 है तो ओके, यू कैन स्टार्ट विथ लाइक जैसे मुझे ऐसा लगता था कि अगर एंटी डिफेक्शन पे कुछ पूछेगा तो आई हैव प्रिपेयर्ड वन एडमंड बर्ग का कोट, कि ठीक है, तो आई विल स्टार्ट दैट आंसर विद दैट एडमंड बर्ग का कोट। तो ये और मे बी आई विल एंड दैट क्वेश्चन विद एडमंड बर्ग का कोट। तो ये चीज़ें होती है कि यू शुड राइट दैट, कि अच्छा ये आर्टिकल का है, उसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं कि संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार ये है, इसमें ये डिस्कशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिसेंट जजमेंट है, तो दैट्स हाउ वी स्टार्ट। तो ये आप सीखते हो उनकी आंसर शीट को देख के। जो आपने बोला कि फ्लो चार्ट्स वगैरह, डेफिनेटली वो देख के ही उनका समझ आता है कि जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सो यू शुड ड्रॉ मैप इंडिया का और वर्ल्ड का अगर क्वेश्चन है, तो अगर वो रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है या इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ रहा है, सो यू शुड ड्रॉ मैप, बताओ यहाँ पे। जैसे इकोनॉमिक्स के आंसर था, तो आई यूज टू मेक बार ग्राफ और समथिंग, ठीक है, सो दैट विल डेफिनेटली, वो आपका आंसर को बहुत इनहांस मतलब टॉपर्स के नोट देके एक खुद का इनोवेशन भी लाना ज़रूरी है इसमें कि डेफिनेटली। और मिल भी मतलब हमारे, मुझे लगता है कि रीडिंग मटेरियल की कमी नहीं है UPSC के प्रिपरेशन में। एक्चुअली इस एग्ज़ाम में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि हर कोई आपको बोलेगा कि हमारा बेस्ट है, तो वहाँ पे ये डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ किसी एक पे ट्रस्ट करो। वो एक हिंदी में कहावत है कि एक के साथे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक किसी को पकड़ लो, सबको साधोगे ना,
ख़त्म हो जाता है। तो एक किसी को पकड़ो, जस्ट ट्रस्ट दैट थिंग और अपना आंसर करो। आई थिंक विजन के जो मंथली आते थे या फोरम इसके काफ़ी अच्छे होते हैं वो। हाँ मतलब कोई भी अगर एक रिसोर्स आपको मतलब स्टिक करो हाँ। और उसको फॉलो करते रहो, बिल्कुल, तो यही बहुत ज़्यादा नहीं वो तो नोट्स ही इतने बड़े हो जाएंगे भाई, एंड में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे ना, एंड में रिवीजन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वो भी है। लेकिन आजकल कोचिंग भी क्या करती है ना, एक ही अगर आपका मतलब आजकल हो गया है, पता नहीं उस टाइम पे इतना नहीं था कि ये सीरीज़ लाई वो सीरीज़ लाई, ये भी आजकल मटेरियल बहुत लाते हैं आपको ऐसे। अच्छा, फ्लो ऑफ हाँ हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत चल रहा है। कोर्सेज का हाँ, कि ये कोर्स ले लो फिर वो ले लो। क्योंकि नेचर ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा हो गया है ना, तो फियर बहुत बढ़ गया है, मतलब कि अरे अच्छा ये अगर मैंने नहीं किया तो शायद मेरा नहीं होगा। ये आजकल मतलब ये एक मतलब चल रहा है मार्केट में ऐसे ही, अच्छा। क्योंकि कट ऑफ भी बहुत लो जा रहा है, तो वही चल रहा है कि ये भी पढ़ लो शायद ऊपर चला जाए। आई थिंक उस मामले में फिर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, अपने प्रिपरेशन के ऊपर, क्योंकि हमारे टाइम में भी ऐसा नहीं था कि आज से 2 साल पहले कोई कम थी इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ था, पर लेकिन एक कोरोना वाला फैक्टर है ना, उसमें भी बहुत बड़ा ऑनलाइन मतलब हाँ बूम मुझे लगता है उसमें हो गई। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मतलब अब ये नहीं है ना कि आप मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एंटी डिफेक्शन ही पूछ रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन उस 2 पेजेस में या 3 पेजेस में लिख दोगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर कि अच्छा 250 या 260 वर्ड्स में मुझे भाई ये लिखना है, ठीक है, जो वो पूछ रहा है, और अपना आंसर अच्छा लिख के आना कि आई एम सेटिस्फाइड क्योंकि आई हैव रिटन अ वेरी गुड आंसर। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये तो अपनी प्रिपरेशन से ही आएगी। और आई थिंक रिपीटिशन ही होता है फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन का, वेदर यू आर गोइंग मतलब आप वेदर यू आर रीडिंग अ विजन IAS का मटेरियल और इनसाइट का और फोरम IAS का, तो वो सेम ही होते हैं। आजकल तो आई थिंक कंटेंट क्रिएशन इतना ज़्यादा हो गया, यूट्यूब पे इतने अवेलेबल्स हैं। हम भी कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू ट्रस्ट वन सोर्स। एक अच्छा सोर्स आप देख लो, बिकॉज प्रिपरेशन में इनिशियली आप देख लो कि आपको कौन सा लग रहा है कि अच्छा इसका रिसोर्स बेटर है, एंड देन ट्रस्ट करो और फिर लिखो। इसमें आपका मेंस का एक्सपीरियंस रहेगा कि आपका मेंस का भी एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब जब प्रीलिम्स हो गई थी और आप मेंस देने गई थी 2019 की, Okay. वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, जो भी याद है अब आपको? मतलब मेंस एग्जाम का? हाँ एग्ज़ाम का। ओके, मेंस एग्जाम का माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा था, और इससे कॉन्फिडेंट थी बहुत आप? मैं नर्वस होके भी क्या ही कर लेती। इससे अच्छा है कॉन्फिडेंस। इससे अच्छा है कि नर्वस मत हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं मतलब नर्वस होके बहुत बिगाड़ चुकी थी अपना। तो मैं वन थिंग आई वाज श्योर कि मैं इस बार एग्ज़ाम में मतलब मुझे पता है कि प्रिपेयर किया, तो मैं जितना प्रिपेयर किया है वो लिख के तो आ जाऊँ। तो ऐसे का पेपर था, अब मुझे टॉपिक तो याद नहीं है कौन सा था, बट ऐसे मैंने अच्छा लिखा था, सो आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माई ऐसे। 140 थे मेरे, 140। बहुत ज़्यादा हो गए। और किसी को 10-12 मत डोनेट कर देते हो, उसका भी हो जाता। क्या आपका क्या मेथड था ऐसे को अप्रोच करने का? ओके, ऐसे के लिए मैं बोलूँगी, एक तो मेरा बैकग्राउंड ऑफ कोर्स दैट हैज़ वही लगा था बैकग्राउंड। लॉट, एंड आई हैव सो मच इंटरेस्ट इन बहुत सारी चीज़ें। सो मुझे क्विज़ का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स का। मैं आई यूज़ टू वॉच क्रिकेट इनिशियली जब छोटी थी, एंड फॉलो करती हूँ, जैसे राहुल द्रविड़ को बहुत फॉलो करती हूँ मैं, और टेनिस देखती थी। तो ये सब बहुत वेरियस मेरे इंटरेस्ट होते थे, ठीक है। वो तो एक वो हो गया कि वो कहीं क्लिक कर जाता है कभी। एंड सेकेंडरी बुक्स थोड़ी बहुत जब हम तैयारी करते हैं ना, तो वो थोड़ी हैबिट भी हो जाती है कि आप थोड़ी कि आप बुक्स पढ़ने लगते हो। तो जैसे मैंने उस टाइम पे एकदम बुक नहीं आई थी युवल हरारी की होमो सेपियंस, सो आई रेड दैट बुक, सो आई यूज दैट बुक। आई थिंक मेरा AI पे था क्रिएटिव, इस पे था कि बिना क्रिएटिव डिसरप्शन के कुछ AI पे? अच्छा। हाँ, बिना क्रिएटिव डिसरप्शन के आपका ये कोई भी मतलब जो चेंजेस है वो बिना क्रिएटिव डिसरप्शंस के नहीं आ सकते, आई रिमेंबर। तो उसमें एंड वाई नेशन फेल्स, वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स, आई थिंक आई सजेस्ट। उसके एनेक्डोट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। वाई नेशन फेल्स हो गया, या फिर युवल हरारी की बुक है गई, द बुक आई रेफर्ड अमर्त्य सेन की, एंड अब तो अमर्त्य सेन आई डोंट नो कितने रिलेवेंट हैं, okay, but okay, so those books and भगवती and सेन का जो डिबेट था, दैट बुक। और अब मैं भूल भी रही हूँ बहुत सारी बुक। कैसे यूज करती थी, मतलब कोट्स की तरह? हाँ, कोट्स एनेक्डोट्स, या आई यूज टू डू दैट, कोट्स एनेक्डोट्स। और ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन वाला था, उसमें मैंने वाई नेशन फेल में एक विलियम ली का कोट था, उसको यूज़ किया था मैंने,
कि विलियम ली जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है वो मशीन से धागा बुनने का वो किया था कि हम जो स्वेटर्स और उनकी बुनाई है वो मशीन से कर सकते हैं। बट उस टाइम पे जो इंग्लैंड के किंग थे उनको लगा कि अगर ये काम मशीन से होने लग गया तो इतने लाखों लोग जो हाथ से निटिंग करते हैं एंड क्लॉथ्स बनाते हैं उनका जो है रोज़गार छिन जाएगा, सो इट विल क्रिएट इन सोशल अनरेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने उस चीज़ को दबा दिया कि नहीं भाई ये इनोवेशन हमारे स्टेट के लिए सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। बट क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया एंड फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो वो जो हाथ से घरों में सारा प्रोडक्शन होता था दैट थिंग हैज़ चेंज। तो नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, ये कहते हैं ना कि जिसका टाइम आ गया। तो वो चीज़ थी कि जिसका टाइम आना है वो नहीं एग्जैक्टली, तो वो जिसका टाइम आना है वो पास होना ही होना है किसी है ना, नो वन कैन स्टॉप, नो वन कैन स्टॉप, वो पीडीएफ में नाम आना ही आना है, होली पीडीएफ। होली पीडीएफ। हाँ, इस मीन्स में काफ़ी बर्नआउट हो जाता है वो पहले ऐसे का पेपर, फिर GS1 GS2 GS3 GS4, फिर 5 दिन के गैप के बाद फिर 4 पेपर, तो काफ़ी बर्नआउट हो जाता है। उसको कैसे हैंडल किया था आपने? ओह गॉड, बहुत डिफिकल्ट था। आई कांट से, मतलब एक्चुअली मन नहीं करता, मतलब हाथ थक जाता है। इट्स लाइक मेरी उंगली ऐसे यहाँ से छिलक पूरा कलर, हाँ पूरा कलरिंग हो जाती है और पता चल जाता है इसने मेंस लिखा है, गिव अप हो जाता है उस नहीं ऐसे अगर को तो पता चल जाता है अरे इसने मेंस लिख के आया है। मतलब फोर्थ पेपर तो आई थिंक देने का ही मन नहीं करता। यू आर लाइक कि क्यों वही दे स्कोरिंग होता है, वही क्यों दे रहे हैं वो पेपर आप? वही फिर आते हैं इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड आता है फिर। वही सेम। मुझे लगता है ऐसे का पेपर सबसे अच्छा होता है, उसमें आपको जो मन आप अपने हिसाब से बीच में कुछ तो डाल दो, कुछ भी, मतलब आपको लगना चाहिए कि भाई बढ़िया लिखा है मैंने बहुत। तो GS1 का पेपर आप खुशी खुशी देते हो, GS2 भी आप खुश रहते हो, GS3 से वो बर्नआउट शुरू हो जाता है बिकॉज 2 लगातार दिन 3 पेपर्स। तो मेरा ये होता है कि मैं एग्ज़ाम के पहले बहुत खा नहीं सकती, तो आई यूज़ टू हैव सम चॉकलेट्स वगैरह पूछ लेते थे हम। तो चॉकलेट्स वो अंदर तो नहीं ले जाने देते, फिर एग्ज़ाम हॉल के बाहर रखा होता, तो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के पहले मैं थोड़ा कुछ चॉकलेट खा लेती थी एंड पानी पी लेती थी, सो थोड़ा ग्लूकोज का इंटेक रहे मेरे अंदर। और फिर उसके बाद से लंच ब्रेक में तो आई हैड प्रॉपर लंच, फिर नेक्स्ट पेपर देती थी। और नेक्स्ट पेपर स्लीप, मैं थोड़ा सा ऐसे ही देती थी मैं लंच के बाद आप, sleep। हाँ एग्जैक्टली, आप बहुत ज़्यादा ना उस टाइम पे आप उस 2 घंटे में आप बहुत ज़्यादा रिवाइज और ये नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि थोड़ा ना चिल आउट कर लो और थोड़ा रिलैक्स रहो कि अच्छा ठीक है आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ, क्योंकि कितने पन्ने पलट लोगे। 3 घंटे में जितना मेंटल प्रेशर रहता है और जितना तेजी से हम सोचते हैं, सबसे अच्छा नहीं, सबसे अच्छा है तो नहीं वो 2 घंटे में भी सोचे तो फिर मतलब बहुत एग्जॉस्ट फील होता है। सबसे अच्छा सोल्यूशन है सोलो, कुछ थॉट्स नहीं आएंगे सीधे पे पर अलार्म लगा लेना, नहीं तो पता चल जाए एग्जाम शुरू हो गया। लेकिन उस वक्त नींद भी नहीं आती ना। हाँ नहीं आती नींद, दैट्स ट्रू, नींद नहीं आती। अब एनजाइटी तो रहती ही है, दैट एनजाइटी इज देयर। निकल जाने के बाद भी अगर आज कोई मुझे बोले देने को ना, तो आई विल फेस दैट सेम एनजाइटी। तो ये एग्ज़ाम तो है ही मेंटल टफनेस का, एंड थोड़ा सा तो मतलब आपको समझाता है एग्ज़ाम की क्या होता है, वो कहते हैं ना आपके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। मैं सोच रही हूँ कि हाउ आई यूज्ड टू गो एंड यू नो राइट दैट एग्ज़ाम, और पता नहीं मतलब समझ ही नहीं आता कि कैसे वो 3 घंटे बीत गए, बस बीत गए। सही। तो तो ये तो आपका मेंस का एक्सपीरियंस था। इंटरव्यू का कैसा रहा, कौन सा बोर्ड था, कौन सा पैनल था, मतलब याद है आपको? पीके जोशी सर का बोर्ड था, आई रिमेंबर। अच्छा। यस पीके जोशी सर का बोर्ड था। अच्छा था इंटरव्यू मेरा। 14 बजे के बाद था, मतलब दोपहर में 2 बजे के बाद था। और मेरा शाम को आई थिंक 5 या 5:30 बजे के करीब इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, एकदम लास्ट में? हाँ एकदम लास्ट, आई वाज द लास्ट वन। एंड अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा सवाल पूछा उन्होंने मुझसे, बिहार के बारे में पूछा था, और मैंने हॉबी में मेंशन किया था डैफ में कि मैं टेनिस देखती हूँ, तो थोड़े टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि US ओपन किसने जीता लास्ट ईयर का, और ये सब, और हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। ऐसा नहीं होता जैसे आपका लास्ट वो था इंटरव्यू, तो तब तक वो थक चुके होते कि आप आओ और चले जाओ बस बैठ के। वेलकम। आई थिंक UPSC के जो इंटरव्यू पैनल होता है ना, दैट इज मतलब वो लोग थकते नहीं है, एंड दे ऑलवेज वेलकम यू विद अ वेरी यू नो प्लीजिंग हाँ स्माइल एंड एवरीथिंग, एंड दे मेक यू वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज हर कोई बहुत नर्वस होता है।
मतलब जैसे बाहर ऐसे दिखाते हैं ना कि अब बताओ पीछे वाले वॉल का कलर क्या, ऐसे कुछ नहीं होता ना ऐसे। नहीं, ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, बाहर ऐसे उठाते थे पहले, नहीं, वही ना नहीं, कि इस खिड़की से कूद जाओ, नहीं, नहीं, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत नॉर्मल सा था इंटरव्यू। मैं हंसते स्माइल करते हुए गई, स्माइल करते हुए वापस आ गई, ठीक है। नॉट ये बैड। कहते हैं ना कि वो लोग मतलब जनरल आपसे बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना Yes. चाहते हैं, उसमें वो नहीं चाहते कि आप किसी भी मेंटल प्रेशर में रहो कि ये लोग पैनल है ऐसा कुछ। हाँ, एग्जैक्टली। ट्राई करते हैं कि कन्विंस कर वो चाहते हैं वो। आई थिंक अब थोड़ा सर्विस में टाइम हो गया, तो मुझे लगता है वो थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि हाउ फर्म यू आर ऑन, यू नो, इफ एनी स्टैंड इफ यू आर टेकिंग, तो आप उस चीज़ को कितना मतलब डिफेंड कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझसे उन्होंने पूछा था कि एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, इन तीनों में विच नहीं, मुझसे पूछा था कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा वो पर्सनालिटी है जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हाँ, सो आई डेफिनेटली मैंने बोला कि महात्मा गांधी। तो मुझ पे काफ़ी सवाल पूछे थे। आंसर तो मार्क्स तो वही मिल गए थे। तो और वो उस पे तो firmness check बहुत ही कर- ज़्यादा क्वेश्चन पूछ हाँ, सकते हैं उस पे एक्चुअली। पूछे थे मुझसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। एंड सिवान से, ऑफ कोर्स, सिवान पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, और अच्छा था, इट वाज गुड। ये मतलब अच्छा था यूपी, मतलब इंटरव्यू वाज गुड बिकॉज मेरे पैनल में जो लोग थे वो अच्छे थे काफ़ी। तो ऐसा कोई बहुत ऐसा होता है ना कि आप उस टेबल पे 5 लोग बैठते हैं, हाँ। तो हम पांचों बहुत अच्छे थे, बहुत बातें कर रहे थे, एंड वी वर लाफिंग स्माइलिंग, मतलब हम आराम से थे काफ़ी, वी वर वेरी एकदम कंफर्टेबल। आइडियल इंटरव्यू था, मतलब अच्छा गया। आइडियल मतलब आइडियल होता तो 200 प्लस होते, मे भी मेरा रैंक कहीं और होता, कहीं भी और सर्विस में होती, बट बहुत बुरा नहीं था, इट वाज गुड। ये था, ये अब इंटरव्यू का आपका हो गया। अब इंटरव्यू के बाद फिर से आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, कि आपको पता था वही अब तो? मेरा क्वेश्चन था कि इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू हो गया, आपने कुछ टाइम लिया होगा, रेस्ट लिया होगा, उसके बाद फिर से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट। हाँ, बट दैट वाज द कोविड ईयर। मेरा इंटरव्यू था 4 अगस्त को, एंड दैट डे दिल्ली में फर्स्ट कोविड जो है वो रिपोर्ट हुआ था। अच्छा। तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कोविड के बारे में कि कहीं मुझसे कोविड ना पूछे, क्योंकि फर्स्ट केस जो है दिल्ली में रिपोर्ट हुआ था। लकीली नहीं पूछा, और फिर उसके बाद से तो हमारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, जुलाई में हुआ। रिजल्ट हमारा 4 अगस्त को आया था, तो डेफिनेटली इन बिटवीन मैंने प्रीलिम्स शुरू कर दिया था। वही वो प्रीलिम्स का पढ़ते पढ़ते जब रिजल्ट आया तो कितनी खुशी, मतलब रिजल्ट के रिएक्शन क्या था नहीं, आपका? खुशी तो हुई थी ऑफकोर्स, इट्स गुड, अच्छी फीलिंग थी वो, आई विल नॉट डिनाई इट। अच्छा लगा था उस पीडीएफ में नाम देख के। इनिशियल तो मैंने नाम ही देखा, रैंक तो देखा भी नहीं मैंने। बाद में भैया ने बताया और भाभी ने कि अच्छा ये रैंक है, तो मैंने कुछ चलेगा। यार लाइक ओके हो गया। वो वहाँ के बाद से फिर शुरू होता, अच्छा ये रैंक क्यों, थोड़ा और बेटर हो सकता था, है ना। पहले तो आप लगता है वो देखना नाम ही चाहते देखना, हो। हाँ। हाँ, बट आई एंजॉयड, आई मुझे मनुष्य का लगा। स्वभाव यही, अब हिंदी नहीं आती इतनी, लेकिन वही है कि हाँ, वो खुश नहीं खुश होता, नहीं होता। हम खुश नहीं होते, तो दैट इज़ ट्रू। बट मैंने अच्छा खुश खुश हुई थी मैं, अच्छा। वही। तो इसके बाद आपने मतलब आपको बाद में अटेम्प्ट दिया था आपने इसके? एक अटेम्प्ट मैंने दिया था आफ्टर माय सिलेक्शन आल्सो, उसमें भी मैंने इंटरव्यू तक गई थी मैं, बट नहीं हुआ मेरा। उसमें हाँ, जो बात है। ये सही था। इसमें मैं ये बोलना मतलब इसमें ये कितना जो लोग देख रहे हैं, जैसे कि आपने एक बार इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, और नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया फिर भी नहीं हुआ, तो ये जो हम बोलते हैं कि लक या हार्ड वर्क, इसका कितना रोल होता है? लक और हार्ड वर्क, आप किसको ये बोलोगे? थोड़ा लक तो होता है, पिंच ऑफ लक इज देयर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो वो 3,000 लोग इंटरव्यू देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब वो एट सेम लेवल पे होते हैं, ऐसा नहीं है। बट हो सकता है किसी बंदे का मान लो अब तबीयत ही ख़राब है, या कोई एक रीज़न हो गया, कोई एक ऐसा आंसर जो है वो थोड़ा उससे स्लिपरी हो गया, या कुछ गलत दे दिया उसने, नर्वस, पकड़ लेती है। एग्जैक्टली, एनजाइटी आ जाए, नर्वस हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो उसका बुरा दिन हो जाता है। तो दिस एग्ज़ाम इज़ थोड़ा तो है कि आज आपका दिन है नहीं है। मेंस में भी है, ऐसे है GS1 GS2 GS3, किसी की तबीयत अगर किसी एक पेपर में भी ख़राब हो गई तो उसने जितना भी अच्छा प्रिपेयर किया है, ये मतलब मैंने मुश्किल क्वेश्चन हो क्यों जाता है। पूछा, हमने ये जो मतलब पॉडकास्ट स्टार्ट किया था उसमें हम जो पहले हुए नहीं यूपीएससी में, उनका हम मतलब उनको क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो बहुत लो फील कर, कभी हम लो फील करते हैं ना कि यार मेरा नहीं नहीं, हुआ, I know। नहीं हुआ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि उनको क्या एक बोलना चाहिए कि हाँ एक लक का भी फैक्टर होता है, या उस दिन का भी एक ये बिल्कुल होता लक का फैक्टर है, उस दिन का भी फैक्टर है, और इट्स ओके, मतलब अब ठीक है। मुझे ये लगता है कि हो ना हो डजेंट मेक्स इतना डिफरेंस, बट हम लोगों को क्या होता है कि हम
चूंकि इस आइडिया को चेज़ करते रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा हो जाना चाहिए, बट नहीं होता तो भी ऐसे दुनिया ख़त्म नहीं होती। और जैसे मेरा ही एक बार सिलेक्शन के बाद नहीं हुआ तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई। यू जस्ट हैव टू मेक पीस विथ इट। तब आपने सेल्फ डाउट नहीं लिया कि यार पिछली बार तो मेरा इंटरव्यू में हो गया था, इस इतना बार टाइम नहीं लगा। उस चीज़ उस रिजल्ट की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि आफ्टरनून में आई थिंक 11 बजे के करीब, नॉट आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग 11 बजे के करीब डैफ आई कि नहीं हुआ, एंड शाम तक स्कोर आ गया था। तो अब एग्जैक्टली पता था कि क्यों नहीं हुआ, तो वो दुख बहुत लंबा नहीं चला। शाम तक आप अपने आप को कंसोल कर पा रहे थे कि अरे मेरे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा थे, इसमें भी बहुत, तो दैट रिलेटिव यू हैव दैट रिलैक्स थे हम कि ठीक है थोड़ा बहुत और होता तो हो जाता, बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं मिस हुआ है, ठीक है ना, दैट्स फाइन। और अब मतलब अब ठीक है, यू हैव टू जस्ट मेक पीस विद इट। एक्साइटमेंट होती ना कि अब लबासना जाएंगे, रिजल्ट आ गया। कैसा लगा आपका लबासना का एक्सपीरियंस, कैसा था? इट इज़ गुड, बट हमारा एक्चुअली लबासना में था कि कोविड बैच था। हाँ। तो हम लोगों के बैच में काफ़ी लोगों को कोविड हो गया था, मुझे भी हो गया था। अच्छा, आपको भी हो गया? हाँ, दिवाली के बाद। तो उसमें बहुत ऑनलाइन सेशंस हो गए थे हमारे, तो पीरियड भी काफ़ी कट शॉर्ट हो गया था हमारा। बट ओवरऑल लबासना में जितना भी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, इज़ वन ऑफ द वेरी गुड मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने और काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे जाके। मतलब जो हाइप है लबासना की, स्टूडेंट मतलब एक ड्रीम प्लेस है लबासना, जो भी एस्पिरेंट्स है। ओके, सो इस पे मैं एक बात कहूँगी कि ना, मैंने बोला ना अभी कि ये जो रोमांटिसिज्म है ना, दिस कल्चर शुड एंड मस्ट एंड। यूपीएससी इज नॉट कि हर कुछ यही है, ठीक है ना। देर आर सो मनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। एंड आज के ज़माने में बहुत सारे जॉब ऑप्शन है जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी को नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हो। आई थिंक एवरीबडी इज़ डूइंग देयर बिट, वेदर दे आर वर्किंग इन दैट कंपनीज में कर रहे हैं, मतलब फेसबुक और अल्फ़ाबेट और गूगल वगैरह में, तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं सोसाइटी में, एंड हम भी कर रहे हैं अपना। तो ऐसा नहीं है कि रोड ख़त्म हो जाता है। और वो जो आजकल चलते हैं ना रील्स लबासना के और इसके उसके, वो उसके मतलब लाखों में व्यूज़ होते हैं एक्चुअली, मोर देन कि जो हमारा पढ़ाई का वीडियोस होते हैं ना, वो 1000 में हो गए, लबासना के लाखों में हो गए। ये जो डे ड्रीमिंग होता है ना, वो वही होता है वहाँ पे कि थैंक्स, मेरे टाइम पे उतने रील्स नहीं होते थे। अब मैं एक बहुत सच्ची बात बताती हूँ, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पिक्चर ऑफ लबासना। जब मैं लबासना गई तब मुझे पता चला कि लबासना ऐसा है। बहुत अच्छा किया आपने। मैं कभी भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लबासना कैसा है, कैसा दिखता है, और जो बिल्डिंग्स हैं धर्मशिला कर्मशिला एंड ऑल, कि मैं वहाँ जाऊँ या मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो लगाओ, ये होता है ठीक है। और मेरे कमरे में ऐसे लबासना की फोटो नहीं, कभी भी नहीं। तो उस मामले, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया, आई वॉज नॉट, मेरा व्हाट्सएप भी नहीं था। मैंने व्हाट्सएप भी ज्वाइन किया था जब मैं लबासना जाने वाली थी, उसके कुछ दिन पहले ही। मेरा तो जो आपका फोटो लगा उससे ही याद आता था अभी पूरी लबासना की। तो हो जाती यही फोटो देखते हैं हम लोग, मतलब ऑनलाइन। हाँ, होती है। लबासना एग्जैक्टली, तो ये तो या प्रेसिडेंट को वो बैच मीट करने जा रही है प्रेसिडेंट वाली फोटो वहाँ पे। ऑल थैंक्स टू माय फैमिली, मैंने कुछ भी नहीं करा है, लगाया भी उन्हें नहीं है, बट नहीं, फैमिली को मतलब बहुत हाइप नहीं है क्रिएट करना उन चीज़ों का, ठीक है। हर चीज़ कोई चीज़ बहुत बुरी नहीं है, और कोई चीज़ बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार यूपीएससी में हो जाने के बाद और सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद एवरीथिंग इज़ वेरी गुडी गुडी। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जब आप यहाँ आते हो तो आप चैलेंजेस आपको फेस करते हो कि ओके सिस्टम में ये है, ऑर्गेनाइजेशन में ये है, ये प्रॉब्लम्स है, ये काम करना है। तो हर जगह का अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे सब रोज़ी है, पिक्चर नहीं है। और वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि सिर्फ मतलब लबासना के बारे में ही डे ड्रीमिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब आपसे मैंने अभी जो भी हमारी बात हुई उस पर देख के मुझे मतलब ये देख रहा था कि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था, आपका फोकस था, आपको क्या चाहिए, क्या टफ फेज, टफ, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम के बारे में एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। आप एक कॉन्फिडेंट थी कि मुझे क्या करना है, आप फोकस थी उस पर कि कैसे कैसे करना है। और जो एक्सटर्नल थिंग्स थी, जैसे कहा ना आप, मैंने तो लबासना का देखा भी नहीं था, इससे बहुत दूर नो कि लबासना कैसा दिखता है। तो ये जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, इतने
जो आपका एकदम लो जब हिट किया था कभी आपके प्रिपरेशन में, वो आप ऊपर कैसे आई? ये जो क्वालिटीज़ थी उन्होंने कितनी हेल्प किया आपको? कि एक होता है हम बहुत पढ़ते कि एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, इंटीग्रिटी, ये, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए, बट देखो आप हमेशा पूरा टाइम पॉजिटिव भी नहीं रख सकते, तो डेफिनेटली हर इंसान का एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ठीक है ना। तो आप कभी आप बहुत अच्छा होगा आपके साथ, टफ टाइम भी आता है, लाइक अभी जॉब में भी है कि देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज, सो यू जस्ट हैव टू डील विथ इट। तो है, हमेशा हर कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा, वैसे ही लाइफ भी चलती है कि हमेशा बहुत कुछ अच्छा नहीं है। प्रिपरेशन में भी यही नहीं, हाल जब था। आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं था प्रिपरेशन में भी, लिए में, तो I आपको have- कैसे पुश कर दी खुद को? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत पुश किया, बहुत सपोर्ट किया है। मेरे 2 बड़े भाई हैं एंड दे सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, एंड माय सिस्टर इन लॉ, भाभी, एंड डेफिनेटली पेरेंट्स, तो वो बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था, बहुत स्ट्रॉन्ग। और दे आर लाइक, वो मुझे कहते थे कि उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मेरी यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, उनको ये मतलब है कि मैं जो हूँ आई शुड सर्वाइव एंड आई शुड रिमेन देयर। तो उनका ये रहता था। दूसरा, मैंने जैसे बोला, मैं राहुल द्रविड़ को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मैं देख लेती Consistency थी, तो वहीं आ गई। मैं वो एडिलेट देख लेती थी, वो सारे, वो जिसमें राहुल द्रविड़ ने एपिक ईडन गार्डन वाली जो द्रविड़ एंड लक्ष्मण की इनिंग थी, एंड उनके जो स्पीचेस होते थे मोटिवेशनल, तो उनका एक स्पीच बहुत फेमस भी है, आई थिंक अब तो बहुत हो गया होगा, रील्स का कल्चर है। यूट्यूब पे था कि एक जो बांस का पेड़ होता है वो काफ़ी टाइम तक हाँ, मिट्टी के अंदर होता है, और फिर वो फाइनली लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, तो फाइनली जब वो बढ़ता है तो बिल्कुल लाइक स्काई स्क्रैपर टाइप बहुत बढ़ने हाइट पे लगता बढ़ जाता है। सो यस, योर टाइम विल कम, यू जस्ट हैव टू कीप एक डूइंग। चीज़ होती है ना कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हाँ, हम लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये जॉब के साथ, इसलिए हम लोग इतना टाइम भी देते हैं इस प्रिपरेशन को। आपने वो दोनों टाइम देखा है कि एक्सपेक्टेशन वाला आपने इतने टाइम से सर्व भी कर रहे हो, तो रियलिटी भी आपको पता है। तो क्या डिफरेंस मिला आपको इनमें? मेरी प्रिपरेशन की सबसे अच्छी चीज़ वही थी कि मैंने अपने आप को कभी भी इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं किया कि ओ इनोवा आए, 2 लोग मेरे दरवाजे खोलें और मैं ऐसे मतलब एकदम ऐसे बॉस की तरह एंट्री करूँ। वो जो Slow जो motion. रील्स, हाँ, जो रील्स और स्लो मोशन और जो मूवीज़ में होता है, सो दैट एक्सपेक्टेशन आई नेवर हैव। मेरा हमेशा से जो मैंने बोला कि सिंस आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी स्मॉल टाउन, मैंने बहुत कुछ बहुत छोटे एज में रियलाइज़ कर लिया था। तो मुझे हमेशा था कि आई हैव टू थोड़ा मुझे लोगों के लाइफ में ना इम्पैक्ट लाना है, ठीक है, कि मेरे अगर कुछ करने से अगर किसी एक इंसान को भी लाइफ अगर सुधरती है ना, तो दैट शुड बी माई एम, दैट शुड बी माई गोल। वो अगर यूपीएससी में नहीं होता मेरा, तो भी मेरा वही एम रहता। तो वो चीज़ थी मेरी कि वो हो। तो आई थिंक उस हिसाब से मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था और जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो मेरे लिए तो ठीक है, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्विस में आते हो तो आपको मेहनत नहीं करनी होती, या फिर आपके 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 ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप अचानक से आप ट्रेनिंग करके आते हो और आप 5,000 7,000 लोगों आपके अंदर काम करने वाले हो जाते हैं, आप उनके अधिकारी हो जाते हो, एंड दे आर वर्किंग अंडर your guidance and everything, so that becomes a very huge responsibility. Now you have to be very careful in your each and every step that you are going to take. अब जो भी लोगे काफ़ी असर पड़ता है उन चीज़ों का, तो हाँ, जिम्मेदारी बहुत आ जाती है। नहीं, वही था ना कि कल तक आपके जो भी डिसीजन ले रहे हो आप, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा से सिर्फ आप ज़्यादा तक। भाई आप पे या थोड़ा आपकी फैमिली पे, अब एग्जैक्टली। पूरा मतलब जिला है आपके यहाँ, कितने हाँ, सारे एग्जैक्टली, जिला है, जो भी है, जिला है, या फिर मैं मेरे केस में जैसे मैं जो मेरी सर्विस है उसमें स्टेशन प्रीमाइसेस स्टेशन है, स्टाफ जो मेरे अंडर काम करता है, ट्रेन्स का ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत असर तो होता है, आपके छोटे से छोटे डिसीजन का भी इम्पैक्ट होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस। आप कुछ भी ऐसे कैजुअली नहीं कर सकते हो, बहुत लोगों की लाइफ उसमें जुड़ी हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है हमें समझना कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट दैट बॉस कल्चर और एंट्री, ग्रैंड एंट्री एंड ऑल दैट। दिस इज़ मोर अबाउट ओनिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आपका जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? प्रिपेयर अच्छे से करो, और जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको डाउट हो रहा है वहाँ पे, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स या इफ़ यू हैव मेंटर्स, दैन टेक देयर हेल्प, उनकी मदद लीजिए। और अपनी प्रिपरेशन में आपको कमी जाननी है तो गो थ्रू दोज मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग करिए। और
निराश मत रहिए, नहीं होता एक अटेम्प्ट में तो कोई बात नहीं, बहुत अटेम्प्ट्स हैं, पर आप हमेशा ये देख लो कि आप कितने अटेम्प्ट्स देना चाहते हो, ठीक है ना। बहुत एग्जॉस्ट नहीं करो खुद को, अगर आपको लगता है कि आप इसके अलावा भी और भी कहीं कुछ बेटर कर सकते हो तो वो भी ऑप्ट कर सकते हो, बट पॉजिटिव जो रहना है वो what I'll say कि just enjoy this process. This exam preparation is going to be the best phase of your life, क्योंकि आप दिन भर बस पढ़ते हो और कोई आपको नहीं बोलता कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, एंड आप जो चाहो वो पढ़ो, मतलब पढ़ते रहो यार। वो दिस इज़ वन थिंग विच आई मिस। पढ़ो एकदम, आप ज्ञान, अब फिलॉसफी एग्जैक्टली पकड़ लो उनसे फिर एग्जैक्टली हाँ, पर इतना नहीं ज्ञान मत दो। ऐसा नहीं कि पता चला अच्छा एक किताब पढ़ ली, अब मैं जाके 4 लोगों को ज्ञान दूंगा कि भाई ये किताब तो ये, मतलब, पर इट्स अ वेरी गुड, वेरी अच्छा, बहुत इंजॉयबल पार्ट है ये एक लाइफ का। जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का वो काफ़ी शार्पन होता है और इम्प्रूव भी होता है, एंड विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। जर्नी काफ़ी अच्छी है, सिखा देती है, इंटरेस्टिंग भी, वेरी इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स। सिखा के जाती है को। See, the problem is कि we have lakhs of aspirants and we have very limited seats. So ये तो है ही कि बहुत, but again I would love to quote Rahul Dravid कि he is like कि life is more about failures and very less about success. तो वो कहते हैं कि अगर मैंने 300 से ज़्यादा अगर मेरी इनिंग्स है तो मैंने कितने 50s और 100s मारे होंगे, कितने होंगे? कम ही होंगे। 200 के करीब तो कम ही स्कोर होगा, अंडर 50 ही स्कोर होगा, पर वो कोई याद नहीं रखता कि वो 200 मैचेस खेल के जो मेरे को एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस को मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने हाफ सेंचुरी और सेंचुरी में और डबल सेंचुरी जो भी है। तो लाइफ इज़ ऑलवेज, मतलब इट्स मोर अबाउट फेलियर्स एंड लेस अबाउट सक्सेस। लेट्स नॉट चेज इट। काफ़ी इंस्पायरिंग कोट था आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।